दोस्तों आज हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, एक एक करके सारी एडजस्टमेंट को देखेंगे। ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मेरे से दोबारा पूछ लो ना। इसको पूरी तरीके से क्लियर करना। जब आप 11th के पेपर दोगे तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा इसी का आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के हिसाब से भी, और आप सारी चीजों को कंसिडर करोगे एक तरीके से। इसमें आपसे जर्नल भी पूछा जाएगा, इसको किस तरीके से बैलेंस शीट में चढ़ाना ये भी बताया जाएगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक करके हम सारी एडजस्टमेंट को समझते हैं। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट है बेसिकली, आप ऐसे समझो, क्लोजिंग स्टॉक की। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, बिल्कुल वैसी ही है जैसे फाइनेंशियल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में थी। क्या करना है, सीधी सी बात है, क्योंकि एडजस्टमेंट अलग से होगी, इसका अमाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एडजस्टमेंट है, बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में आता है, बोलो, क्रेडिट साइड में। ठीक है, जितना भी अमाउंट दे रखा है बेसिकली क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज ध्यान रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक की बेसिकली एडजस्टमेंट खत्म हो गई यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं, आपको पहले से ही पता था। कई बार है ना, अमाउंट दो लिखे होते हैं, जैसे लिखा हुआ है सपोज करो 1 लाख और 2 लाख, तो 31 मार्च को जो अमाउंट मिनिमम लिखा होगा वही आप चढ़ाओगे, मैक्सिमम अमाउंट को नहीं चढ़ाओगे। कॉस्ट प्राइस पे चढ़ाओगे, सेल प्राइस पे नहीं चढ़ाओगे। ध्यान रखना कि जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अगर 2 लिखे हैं एडजस्टमेंट में, तो जो मिनिमम है वही चढ़ाओगे, मैक्सिमम वाला नहीं चढ़ाओगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट किधर आती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, और किधर आती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, चलो जी अब सेकेंड एडजस्टमेंट समझते हैं, नोट करनी है। ठीक, सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, इसको यहां से हम रब कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट हम समझेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। ठीक है, सपोज करो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 10,000 रुपए, एडजस्टमेंट है। और इसके साथ यहां पे ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है कितने रुपए, सपोज करो 14,000 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है, 14,000। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग होता क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट येट पेड। क्या, ड्यू बट नॉट येट पेड, कि आपका जो एक्सपेंस था वो ड्यू हो गया था, लेकिन अभी आपने उसका कुछ अमाउंट पेड या पूरा अमाउंट पेड नहीं करा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। जो सैलरी होती है वो क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किधर आते हैं, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में। अब देखो इसका करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, वही होगा, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट दे रखी है ना, तो आपको सैलरी के आगे एक डॉट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले जो जो एडजस्टमेंट है उनके आगे डॉट लगाओ। सैलरी के आगे डॉट लगाया, इसका मतलब हमारे को सैलरी के नीचे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सैलरी। देखो मैं एक एक एडजस्टमेंट को अलग अलग समझा रहा हूँ, फुल फ्लैश क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आप एडजस्टमेंट समझो, क्योंकि जब एडजस्टमेंट समझ में आ गई तो फुल फ्लैश क्वेश्चन, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में सारी चीजें कर रखी है, आपको सिर्फ क्या समझनी है, एडजस्टमेंट समझनी है। तो हम एडजस्टमेंट पे ही फोकस करेंगे। तो सैलरी किधर आएगा, इधर आएगा, कितने रुपए, 14,000 रुपए। अब आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, मतलब वो खर्चा इस साल का था लेकिन अभी हमने उसे पेड नहीं करा। अब ये जो पी एंड एल अकाउंट होता है ना, नॉमिनल होता है एक तरीके का। तो इसमें बेसिकली इस साल का जो भी खर्चा होगा, आपने चाहे पेड करा हो चाहे पेड ना करा हो, वो पूरा दिखाया जाएगा। जैसे हमने इस साल पेड कितना करा, 14,000। पेड कितना करना था, 24,000। हमने 10,000 पेड नहीं करे ना, लेकिन यहां पे कितने दिखाई देंगे, 24,000। क्यों, क्योंकि एक्चुअल खर्चा 24,000 है। जब सारे खर्चे एक्चुअल रूप में डलेंगे तो ये हमारे को इस साल का प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए, इधर कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू है लेकिन पेड नहीं करा, तो एक तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी किधर आएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, अर्थात क्रेडिट साइड में। तो यहां पे आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए,
10,000। अगर आपको इसकी एंट्री भी समझनी है तो इसकी एंट्री होती है कि सैलरी खर्चा होता है और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एक बार जोर जोर से मेरे लिए गोल्डन रूल बोल के सुनाओ जरा, स्टार्टिंग करो। डेबिट द क्रेडिट द डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड, उससे बाहर कुछ भी नहीं है बेसिकली। देखो हमने खर्चा करा, यहाँ पे डेबिट करा, क्योंकि हमने पेड नहीं करा, वो हमारी लाइबिलिटी हो गई, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में दिखाया। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी खर्चा है और आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, और वो एक तरीके का नॉमिनल पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसलिए क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी को दिखाया। अधिकतर एडजस्टमेंट, जो इंप्लाइड एडजस्टमेंट है वो अलग तरीके से मैं बताऊंगा। अधिकतर एडजस्टमेंट दो जगह आएंगे, जैसे ये देखो ना, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करा, कहां पे, सैलरी में, उसके साथ कहां पे आई, बैलेंस शीट में भी आई। तो अधिकतर एडजस्टमेंट दो जगह आएगी, ट्रेडिंग में या पीएनएल में, और उसके साथ बैलेंस शीट में भी दिखाई जाएगी। ठीक है, रोक दो। हम अगली एडजस्टमेंट समझेंगे जो प्रीपेड इंश्योरेंस की है। प्रीपेड पता है ना आपको क्या होता है, पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस बोलो, फॉर दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर हम इसी साल के लिए एडवांस पेड कर देते हैं किसी को 31 मार्च से पहले पहले, तो वो प्रीपेड नहीं कहलाएगा। जैसे समझो कि आप 11th में आए, मेरे पास अप्रैल में आए पढ़ने के लिए, आपने 2 महीने पढ़ा, 1.5 महीने पढ़ा, और मैंने आपसे पूछा फीस के लिए, भाई फीस कब दोगे? तो आपने कहा सर आप जब बोलोगे तब दे देंगे। तो मैंने पूछा भाई कैसे दोगे, मंथली दोगे या ईयरली दोगे? तो आपने बोला ईयरली दो। तो आपने मई में पूरे साल की 14-15 हज़ार रुपये फीस मुझे दे दी। वो जो 14,000-15 हज़ार रुपये अपने एडवांस दिए, मई में दे दिए, कब तक के लिए? मार्च तक के लिए, अप टू मार्च तक के लिए। बेसिकली फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाते हैं, वो प्रीपेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पेमेंट करी है। लेकिन सपोज करो आपने कहा सर ये 15,000 के साथ 5,000 रुपये और ले लो, सर मैं 12th में भी यहीं पढ़ूंगी, 4 से 5 का बैच चाहिए और मेरे को अपनी सीट बुक चाहिए, आप ये पैसे मेरे से ले लो। आपने मुझे 5,000 रुपये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी क्या दे दिए, क्या दे दिए? एडवांस दे दिए। तो वो 5,000 रुपये जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस दिए, इट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अगले साल का खर्चा है, नेचुरल सी बात है, अगले साल के लिए दिया होगा। तो बेसिकली देखो, इसको समझो एडजस्टमेंट को। पहले तो यहाँ पे हम डॉट लगा ले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इधर लिख दिया 14,000 रुपये, ठीक है। अब प्रीपेड है 2,000 रुपये, तो मतलब क्या है कि प्रीपेड जो खर्चा है वो आपने इस अगले साल के लिए एडवांस दिया होगा, तो इस साल का खर्चा तो है नहीं। और इसमें हम कौन सा खर्चा चाहते हैं, जो इस साल का एक्चुअल खर्चा होता है। तो ये इस साल का खर्चा तो है नहीं, तो इसमें से क्या करेंगे, इसे लेस, क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे कितने लिख देंगे, 2,000 रुपये, यहाँ आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, एक तो ये आ गया, क्योंकि वो अगले साल का हमने एडवांस दे दिया, तो हमारे लिए क्या होगी, वो एसेट्स होगी, क्योंकि उस चीज का बेनिफिट हमारे को नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। इसलिए उसे कहां पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्लियर है, पक्का, इसे नोट कीजिए। यहां पे मशीनरी लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, और यहां पे एडजस्टमेंट दे रखी है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन मशीनरी एट द रेट 10%। तो मशीनरी कहां पे आएगा, मशीनरी आपको पता है बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आएगा, एसेट साइड में। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। अब डेप्रिसिएशन लिखा है मशीनरी पे 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आपको पता ही है, आपने सारी चीजें कर रखी है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस है, तो वो कौन सी साइड में आएगा, P&L की डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000। ठीक है, अब एक और चीज समझनी है, जैसे यहाँ पे मशीनरी सपोज करो कब दे रखी है, ऐसे लिखा होगा यहाँ पे कि ये 1 अक्टूबर को आपने खरीदी थी। कब खरीदी थी,
1 अक्टूबर को, ध्यान से समझो, 1 अक्टूबर को खरीदे। अब डेप्रिसिएशन का रेट 10% दे रखा है। इसका मतलब आपने मशीनरी 1 अक्टूबर को मतलब 6 महीने बाद खरीदी थी, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो पूरा 10,000 नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को खरीदी तो आधे साल का लगेगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा बेसिकली 5,000, इधर कितना आ जाएगा 95,000, और इधर भी 10,000 की जगह क्या आ जाएगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 5,000। आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें दोनों चीजों को समझाया गया है। अगर आपने 1 जनवरी को खरीदा होगा मशीनरी को तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 3 महीने का, कितना लगेगा 5,000 का, मतलब 2,500 लगेगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे कि इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो जाती है, बच्चा भूल जाता है, मशीनरी देखी बस धड़ाधड़ बैलेंस शीट में चढ़ाया, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। भैया उसकी डेट भी देखो कब खरीदी है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब स्टार्टिंग है, ओपनिंग बैलेंस XYZ जो भी है उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। लेकिन क्वेश्चन को इसलिए कहते हैं ध्यान से पढ़ो, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, हम उसी में गड़बड़ खा जाते हैं। तो उसके आगे मशीनरी के आगे ये भी देखना है, अगर कोई दे रखा है कि ये मशीनरी या फिक्स एसेट्स हमने कौन सी डेट को खरीदी है, ठीक है। एक्रूड इन्वेस्टमेंट की, एक्रूड इनकम की क्या एडजस्टमेंट होती है, देखिए यहां पे इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कितने रुपए लिखा हुआ है, सपोज करो 20,000 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है एक्रूड इन्वेस्टमेंट या एक्रूड, ये सॉरी गलत लिखा है, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है 20,000, और एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए का है, सपोज करो 4,000 रुपए का है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे को कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी, उस पर हमारे को पूरे साल का सपोज करो 24,000 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए था हमारे को, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में वही आइटम आती है जितना हमने पेड कर दिया या जितना हमारे को रिसीव हुआ है। इस साल हमारे को जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 20,000 रुपए मिला। बेसिकली मिलना कितना चाहिए था, बोलो 24,000, मिला कितना 20,000। 4,000 रुपए जो नहीं मिले वो एक्रूड इंटरेस्ट होगा, मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये देख लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट है क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो ये P&L की कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाई इंटरेस्ट। कितने रुपए 20,000। अब ये जो 4,000 रुपए ना एक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, वो इसी साल की इनकम है, हमारे को मिली नहीं है, लेकिन वो इनकम कौन से साल की है, इसी साल की। तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहां पे लिखेंगे एक्रूड कितने रुपए 4,000 रुपए, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 24,000 रुपए, ठीक है। अब 4,000 रुपए मिलने थे लेकिन मिले नहीं, तो मिलेंगे तो सही, कब मिलेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी एसेट्स हो जाएगी भाई, एसेट्स क्या हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए 4,000 रुपए। क्लियर है, एक्रूड इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं होती, एसेट्स होती है, वो पैसा हमारे को आने वाले टाइम में मिलेगा, मिला नहीं है मिलेगा, ठीक है। इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो एग्जांपल दे रखा है रेंट, ठीक है। अब रेंट डेबिट भी हो सकता है और रेंट क्रेडिट भी हो सकता है। अगर हमने रेंट पेड करा होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और रेंट रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। अगर हम रेंट पेड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या बोला जाएगा उसे, कौन सा एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर इनकम आ रही है रेंट के तरफ से, रेंट की वजह से, तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। तो सपोज करो हमारे को रेंट मिला कितने रुपए, सपोज करो 15,000 रुपए मिला, ये जो ये मिला होता है ना वहां पे ये आता है, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है अनअर्न्ड इनकम कितने रुपए 3,000 रुपए, ठीक है। अब इसे आप ये भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या बोल सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, पहले तो इसके आगे डॉट लगा लो। रेंट किधर आएगा, क्योंकि क्रेडिट दे रखा है तो कौन सी साइड में आएगा 15,000 रुपए इस तरफ आएगा। अब क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अर्न इनकम होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इस साल कितने पैसे मिले आपको
15,000, ठीक है। लेकिन 3,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के आपको किसने एडवांस दे दिए, तो बेसिकली इस साल की इनकम कितनी होनी चाहिए थी, 12,000। समझ में आया? 3,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के किसने क्या दे दिए, एडवांस दे दिए। तो इसमें से क्या करोगे, लेस क्या, अनअर्न इनकम, ठीक है। कितने रुपए, 3,000। इधर कितना आ जाएगा, 12,000। अब क्योंकि आपको एडवांस में रिसीव्ड हो गए तो आने वाले टाइम में उसकी फैसिलिटी या सर्विस देनी पड़ेगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, बोलो, लाइबिलिटी। तो यहां पे लिखेंगे अनअर्न इनकम कितने रुपए, 3,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से हमने 6 एडजस्टमेंट देखी आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट बताएंगे, फिर सबको कंबाइन करके एक फुल फ्लैश, जैसे आज की डेट में बड़े फेमस होते हैं ना, वन शॉट देखो पेपर में पास कर लो, वो अलग बात है। कई लोग वन शॉट देते हैं, उसके बाद क्लास में आते हैं कहते हैं सर मैंने ना वन शॉट देखा, मतलब फिर क्या हो गया, मतलब पूरे साल ट्यूशन के टीचरों से पढ़ा, स्कूल के टीचरों से पढ़ा, उन्होंने तेरे टेस्ट लिए, सारी चीजें करी, वन शॉट वाला टेस्ट लेता है? वन शॉट वाले आपके जो क्वेरीज होती है उनके वो जवाब दे देता है? वो तो जो बोलता है सुनना पड़ता है। बेसिकली हम भी वीडियो बना रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन आप वन शॉट पे ठीक है देखो, किसी का भी कोई भी टीचर की आपको समझ में आता है वो देखो, लेकिन आप पेपर में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स तभी ले पाओगे जब तक आप उसे रीड नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। ये वन शॉट वगैरह सारी चीजें ठीक है, आपको कोई टॉपिक समझना है उसको देख सकते हो, लेकिन जब तक आप किताबें नहीं घिसोगे ना, लिख के नहीं देखोगे। ये कौन सा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, कौन सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल। 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, एक होता है थियोरिटिकल, उसमें थ्योरी वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब उसे पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जो पहला वर्ड है वो प्रैक्टिस से बना हुआ है, तो इसका मतलब जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। जैसे मैथ का क्या है, मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना उसे लिखोगे, जितना करोगे, जितने उसकी तैयारी करोगे वो इतना आएगा। अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है, लिखते रहो, प्रैक्टिकल है। साइंस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है। अब हिस्ट्री लिख के देखोगे पागल हो जाओगे। हिस्ट्री को क्या होता है, थ्योरी, पढ़ना पड़ता है। तो आप ऐसे अकाउंट्स को सिर्फ ऐसे पढ़ के याद नहीं होता, इसका क्या करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ो, लिखो, देखो और फिर इसको समझो, ठीक है।